तो जंतुकारिकी के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो क्या है, इसके अंदर काइनिन, लेकिन प्लांट फिजियोलॉजी के लिए हम कहते हैं साइटोकाइनिन या फाइटोकाइनिन शब्द का प्रयोग किया जाता है, और लेथम द्वारा ही इन्हें प्रयोग किया गया था, इसीलिए ये स्वीकार्य भी हैं। और स्कूप के अनुसार ऐसे रासायनिक पदार्थ जो प्लांट उद्भव की विभिन्न कोशिकाओं में साइटोप्लाज्म डिवीजन को क्या करते हैं, प्रेरित करने का काम करते हैं, यानी कि कोशिकीय विभाजन को ये प्रेरित करते हैं। केमिकल के नेचर के लिहाज से देखा जाए तो जो साइटोकाइनिन है वो किसके बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड के अपघटन से बनते हैं। संरचनात्मक दृष्टि से ये एमिनोप्यूरिन होते हैं। कैसे होते हैं ये, अगर हम इसकी केमिकल नेचर देखें तो ये क्या है, एमिनोप्यूरिन है, ठीक है। और बनते किससे हैं ये, न्यूक्लिक एसिड से। इनके अंदर एक फरफ्यूरिल रिंग पाई जाती है। कौन सी रिंग पाई जाती है, फरफ्यूरिल रिंग इसके अंदर होती है। और इस प्रकार जो सबसे पहले पहचाने गए साइटोकाइनिन को अगर नाम दिया जाए तो उसका नाम होगा 6-फरफ्यूरिल एमिनोप्यूरिन, 6-फरफ्यूरिल एमिनोप्यूरिन, ठीक है, जो सबसे पहला पहचाना गया था साइटोकाइनिन। प्राकृतिक रूप से सर्वाधिक सक्रिय साइटोकाइनिन कौन सा है, प्राकृतिक रूप से जो है सर्वाधिक सक्रिय वो है सर्वाधिक सक्रिय क्या है, जियाटीन, ठीक है। प्राकृतिक रूप से सर्वाधिक सक्रिय जियाटीन होता है, क्लियर। और काइनेटीन की अगर बात की जाए तो काइनेटीन प्लांट में नहीं पाया जाता, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये पादपों में नहीं पाया जाता है। साइटोकाइनिन का संश्लेषण पादपों में ऐसे स्थानों पर होता है जहां कोशिकाएं विभाजित होती रहती हैं, जैसे कि इसका शूट एपेक्स होता है या फिर रूट एपेक्स। इसके अलावा जो विकासशील कलिकाएं हैं, जो बर्ड्स होती हैं, तरुण फल जो कि इमैच्योर फ्रूट हैं, उनके अंदर साइटोकाइनिन कोशिका द्रव्य में टीआरएनए का संरचनात्मक घटक भी होता है। ये भी आपको याद रखना है, टीआरएनए का जब निर्माण होता है तो साइटोकाइनिन भी उसमें प्रमुख भूमिका निभाता है। साइटोकाइनिन की संरचना देखें हम, इस प्रकार की संरचना साइटोकाइनिन की होती है। तो इसमें जो संरचना आपको सामने दिख रही है, इसके अंदर एक फरफ्यूरिल रिंग पाई जाती है। अब अगर नेचुरल साइटोकाइनिन की बात की जाए तो प्राकृतिक रूप से जो साइटोकाइनिन मिलता है प्लांट में, वो कहाँ कहाँ मिल सकता है, तो नारियल का जो तरल भ्रूणपोष है वहाँ साइटोकाइनिन होता है। इसके अलावा मक्का का जो इमैच्योर फ्रूट है उसके अंदर भी है, सेब के पुष्पों और फलों में होता है, टमाटर के फलों में होता है पाइनस, इसके अलावा निकोटियाना टेबेकम और यूकेलिप्टस जो सफ़ेदा होता है उसकी कैम्बियम में भी साइटोकाइनिन पाया जाता है। मटर के जो सीडलिंग है, जो मटर का नवोद्भिद है उसके अंदर भी होता है, सूरजमुखी की जड़ों में भी होता है, उसके स्त्राव में जो एक्सट्रैक्ट होता है उसका, उसके अंदर भी साइटोकाइनिन होता है। और इसके अलावा अन्य पौधों में भी मिलता है, जियाटीन, डाईहाइड्रोजियाटीन, इसके अलावा GIP, GIPA, ये इस प्रकार के साइटोकाइनिन मिलते हैं। और अगर संश्लिष्ट की बात की जाए तो काइनेटो 6 काइनेटोप्यूरिन जो है वो एक संश्लिष्ट साइटोकाइनिन है। इसके अलावा
जो बेंजीमेडाजोल है वो भी एक संश्लिष्ट है। इसके अलावा 6 बेंजिल एडेनिन है वो भी एक संश्लिष्ट है। इसके इंपॉर्टेंट तो सबसे रहते हैं कार्यकी प्रभाव, तो वही देख लेते हैं। तो कार्यकी प्रभाव में सबसे पहला है कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है साइटोकाइनिन। ऑक्सिन की उपस्थिति में ये क्या करता है, कोशिकीय विभाजन को प्रेरित करने का काम करता है। पादप में विभजोतक उत्तक निर्माण क्रिया को भी ये प्रारंभ करते हैं। ब्राउन और वुड ने बताया था कि जो सदाबहार कैथेरेंथस रोजियस होता है, सदाबहार का पादप, उसमें सामान्य कोशिकाओं को जब बाहर से साइटोकाइनिन उपलब्ध करवाया जाए तो वो कोशिका विभाजन को प्रेरित करते हैं। इसी तरह से दास ने 1956 में बताया था कि जो ऑक्सिन तंबाकू कोशिकाओं में केवल माइटोसिस को प्रेरित करता है, परंतु अगर ऑक्सिन के साथ साइटोकाइनिन भी मिला दिया जाए तो माइटोसिस के साथ साथ अन्य विभाजन भी प्रेरित हो जाते हैं। किस किस ने बताया, सबसे पहले देखिए ब्राउन एंड उसके साथ कौन सा वैज्ञानिक था, वुड। ब्राउन और वुड ने 1962 में क्या बताया, इन दोनों वैज्ञानिकों ने ये कहा कि सदाबहार जो कैथेरेंथस रोजियस है, कैथेरेंथस रोजियस होता है सदाबहार, ठीक है। तो सदाबहार के पादपों में जो उनकी सामान्य कोशिकाओं को बाहर से साइटोकाइनिन अगर उपलब्ध करवाया जाएगा तो उनमें विभाजन प्रेरित हो जाता है। और दास ने माइटोसिस और मियोसिस के साथ इसकी तुलना की और ये कहा कि अगर तंबाकू में केवल ऑक्सिन का प्रयोग किया जाए तो माइटोसिस शुरू होता है, और अगर साइटोकाइनिन भी ऑक्सिन के साथ उचित सांद्रता में मिला दिया जाए तो फिर माइटोसिस और मियोसिस दोनों तरह के विभाजन हो जाते हैं। इसके बाद सेल एलोंगेशन, कोशिकीय दीर्घन को भी प्रेरित करने का काम करता है साइटोकाइनिन। अरोरा और कैपलर ने 1959 में इस बात की पुष्टि भी की थी और तंबाकू की मूल कोशिकाओं में साइटोकाइनिन के प्रभाव से 4 गुना अधिक विवर्धन भी उन्होंने होना बताया है। साइटोकाइनिन का इस प्रकार का जो सेल एलोंगेशन का प्रभाव है वो किसकी उपस्थिति में होता है, वो होता है हमेशा ही ऑक्सिन की उपस्थिति में। फिर है सेल डिफरेंटिएशन, ऑक्सिन के साथ मिलकर पौधों में अंग निर्माण की क्रिया को भी कौन करता है, प्रभावित, साइटोकाइनिन। टिश्यू कल्चर टेक्निक में पोषक माध्यम में अधिक साइटोकाइनिन और कम ऑक्सिन अगर मिला दिया, मतलब ऑक्सिन का प्रयोग किया जाए तो कैलस से प्रो के विकास को ये क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। आप ध्यान से सुनना, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, कैलस से प्रो का विकास इसको प्रेरित जब करेंगे साइटोकाइनिन और ऑक्सिन तो उनकी सांद्रता किस प्रकार की निर्धारित होती है, साइटोकाइनिन तो कम होना चाहिए और ऑक्सिन होना चाहिए ज़्यादा। यानी कि अगर साइटोकाइनिन कम की बात की जाए तो 1:3 का इनका रेशो होना चाहिए। अगर कम साइटोकाइनिन और अधिक ऑक्सिन का प्रयोग किया जाए तो जड़ों का विकास और उनका विभेदन शुरू हो जाता है। तो जड़ों के विकास के लिए तो उल्टा होना चाहिए, 3:1, ठीक है। यानी 3:1 का मतलब क्या हो गया, 3 ऑक्सिन और 1 साइटोकाइनिन, ठीक है। और अगर प्रो की बात की जाए तो फिर 1:3, यानी कि जो ऑक्सिन है वो 1 और साइटोकाइनिन कितना हो जाएगा, 3। तो इस प्रकार का रेशो होता है दोनों के लिए। दोनों की समान मात्रा से अगर दोनों का रेशो एक साथ समान हो, यानी 2:2 में इनका प्रयोग किया जाए तो फिर प्रो और जड़ दोनों के विकास को यह क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। इसके बाद है शीर्ष प्रभाविता का निरोध, एपिकल डोमिनेंस। मैंने आपको बताया भी है कि एपिकल डोमिनेंस किसको कहते हैं। क्या होता है कि ऑक्सिन के प्रभाव से जब शीर्ष ऊपर की ओर बढ़ता चला जाता है, यानी कि उनकी शीर्ष कोशिकाओं में, शीर्ष विभजोतक में लगातार वृद्धि होती रहती है, और उसका नेगेटिव इफेक्ट कहाँ होता है, उनकी पार्श्व कलिकाओं पर, कक्षस्थ कलिकाओं पर, जो एक्सिलरी बड हैं और इसके अलावा जो लेटरल बड हैं उन पर उसका नेगेटिव इफेक्ट होता है, यानी कि उनकी वृद्धि प्रभावित हो जाती है। यानी ये ऊपर का जो भाग है ये तो बढ़ता चला जाएगा, लेकिन ये जो साइड वाला है यानी कि पार्श्व कलिकाएं यहाँ पर बननी चाहिए, तो इन पार्श्व कलिकाओं का विकास नहीं हो पाता है। इसी प्रकार की स्थिति को हम शीर्ष प्रभाविता कहते हैं। तो शीर्ष प्रभाविता को रोकने के लिए किसका छिड़काव किया जाता है, साइटोकाइनिन का छिड़काव किया जाता है। और शीर्ष प्रभाविता या शीर्ष प्रमुखता समाप्त होने के बाद पार्श्व कलिकाएं बढ़ने लगती हैं।
थीमैन ने इसके बारे में प्रयोग भी किया था और ये बताया था कि साइटोकाइनिन जो वैस्कुलर टिश्यू है उनके अंदर विभेदन को प्रेरित करता है और पार्श्व कलिका में विकास करता है, और साथ ही साथ ये पार्श्व कलिकाओं में जल और जो विलय पदार्थ है उनकी आपूर्ति में भी सहायक है। फॉक्स ने ये बताया कि जो साइटोकाइनिन है वो शीर्ष कलिका की उपस्थिति में पार्श्व कलिकाओं के निर्माण को प्रेरित कर सकता है। ठीक है, फॉक्स का अलग तर्क था। पहले वाले ने तो ये कहा कि जब हम साइटोकाइनिन का प्रयोग करते हैं तो फिर क्या होता है कि पार्श्व कलिकाओं में भी जल और विलय पदार्थों की आपूर्ति लगातार होती रहती है, जिससे कि उनका विकास भी समुचित तरह से हो जाता है। लेकिन फॉक्स ने ये कहा कि शीर्ष प्रभाविता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर शीर्ष प्रभाविता के साथ ही यानी शीर्ष कलिका की उपस्थिति में भी अगर शीर्ष कलिका को हटाया नहीं जाए और उसकी उपस्थिति में भी साइटोकाइनिन का प्रयोग किया जाए तो भी पार्श्व कलिकाओं का विकास शुरू हो जाता है। अगला है डोरमेंसी को ब्रेक करना। साइटोकाइनिन बीजों और अन्य भागों की डोरमेंसी को भंग कर सकता है, जैसे पाइसम स्टाइवम मटर में पार्श्व कलिकाएं ऑक्सिन की उपस्थिति में क्या करती हैं, डोरमेंसी दर्शाती हैं। परंतु ऑक्सिन के साथ अगर साइटोकाइनिन का प्रयोग कर दिया जाए तो पार्श्व कलिकाएं स्फुटित हो जाती हैं। साइटोकाइनिन बीज पत्रों के डिवीजन को भी प्रभावित करता है, यानी उनमें प्रेरित करता है उनको, जिससे कि वो बीज आवरण तोड़ देते हैं। जीर्णता विलंब का मतलब है जो एजिंग है उसको ये विलंब करता है। साइटोकाइनिन क्या करेगा, एजिंग को रोकता है, जीर्णता को रोकने का काम करता है। पादपों में क्या होता है कि जीर्णता यानी कि एजिंग सबसे पहले कहाँ आती है, पत्तियों में आती है, क्योंकि पत्तियों में प्रोटीन, उनका क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड ये क्या है धीरे धीरे विघटित होने शुरू हो जाते हैं। परंतु अगर साइटोकाइनिन का प्रभाव हो तो इनका अपघटन कम हो जाता है, जिससे कि जीर्णता का प्रभाव धीरे धीरे प्रकट होता है। तो साइटोकाइनिन के जीर्णता विलंब प्रभाव को रिचमंड-लैंग इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, रिचमंड-लैंग इफेक्ट। रिचमंड-लैंग ने ही इसके बारे में सबसे पहले बताया था। दोबारा से समझ लेते हैं। इसका मतलब ये है, वैसे तो हम देखते हैं कि कोई भी सजीव है तो वो धीरे धीरे एजिंग की ओर बढ़ता ही है, जीर्णता उसमें आती है, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो। लेकिन जीर्णता को विलंब करने का यानी कि उसको देरी या डिले करने का काम कौन करता है, साइटोकाइनिन करता है। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम प्लांट में देखें तो जीर्णता हमें कहाँ दिखाई देती है, जीर्णता हमें सबसे पहले दिखाई देती है पत्तियों में। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर उनका क्लोरोफिल धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाता है। क्लियर, न्यूक्लिक एसिड खत्म हो जाएगा या नष्ट होना शुरू हो जाएगा, प्रोटीन नष्ट होना शुरू हो जाएगा, जिससे कि पत्तियां धीरे धीरे जीर्णता की ओर अग्रसर हो जाती हैं, यानी कि उनमें क्लोरोसिस हो जाता है, नेक्रोसिस हो जाता है। क्लोरोसिस का मतलब है क्लोरोफिल का धीरे धीरे समाप्त होना, और नेक्रोसिस का मतलब है धीरे धीरे उत्तक का धीरे धीरे नष्ट होना। ठीक है, तो इस प्रकार से क्लोरोसिस और नेक्रोसिस होने की वजह से जीर्णता दिखाई देनी शुरू हो जाती है। परंतु अगर साइटोकाइनिन का समुचित प्रयोग किया जाए या साइटोकाइनिन का प्रभाव पौधे में है तो फिर क्या होगा, इस प्रकार की जीर्णता विलंब हो जाएगी, यानी कि जो अपघटन हो रहा है पत्तियों में नेक्रोसिस क्लोरोसिस की प्रक्रिया धीरे धीरे या धीरे हो जाएगी, होगी तो जरूर, लेकिन कैसी हो जाएगी, वो धीरे हो जाएगी, जिससे जीर्णता का प्रभाव भी धीरे धीरे प्रकट होता है। तो साइटोकाइनिन के इस प्रकार से जीर्णता को विलंब करने का जो प्रभाव है उसको हम कहते हैं रिचमंड-लैंग इफेक्ट। इसके बाद देखिए, जो रिचमंड-लैंग है इन्होंने जेंथियम स्ट्रूमेरियम पर इस प्रकार का प्रयोग किया था, जिसे हम जंगली सूरजमुखी कहते हैं। फ्लोरिंग माहेश्वरी ने ये बताया कि जो एसडीपी प्लांट है, एसडीपी यानी शॉर्ट डे प्लांट, जैसे वुल्फिया या फिर लेमना, तो इनमें साइटोकाइनिन का प्रयोग कर पुष्पन को प्रेरित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि साइटोकाइनिन पुष्पन को भी प्रेरित करता है, और नर पुष्पों में अंडकों का विकास, नर पुष्पों में अंडकों का विकास भी किससे होता है, साइटोकाइनिन के प्रभाव से हो सकता है। और इस प्रकार का प्रभाव हम कहाँ देख सकते हैं, वाइटिस विनिफेरा में, जो अंगूर है उसके अंदर हम नर पुष्पों में अंडकों का विकास भी साइटोकाइनिन के प्रभाव से देख सकते हैं। तो साइटोकाइनिन कंप्लीट हो चुका है, और कल हम इसके दो आखिरी और हैं, एक तो है एथाइलिन और अगला है एब्सिसिक एसिड, उनको हम कंप्लीट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।